गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले दिनों की घटनाओं पर आधारित है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप स्टेट पीएससी के एग्जाम दे रहे हो, सीईटी के एग्जाम है, पीईटी का एग्जाम है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, एनडीएस, सीडीएस, सबके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखें और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक, ऊर्जा दक्षता सूचकांक के द्वारा ये एक सूचकांक जारी किया गया है। इसमें पूछा गया है शीर्ष स्थान किसका है। इसमें 3 कैटेगरी होती है, एक होता है फ्रंट रनर, एक होता है अचीवर और एक होता है कंटेस्टेंट। जिनमें से ये जो पूछा गया शीर्ष मतलब रनर कौन है, इसमें फ्रंट रनर कौन है, मतलब सबसे शीर्ष पर कौन है। तो देखेंगे इसका जो सही जवाब होगा, सबसे जो शीर्ष पर है ना, इसका जवाब होगा शीर्ष पर। और याद रखिएगा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है ना, इसको बोलते हैं स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। यहां लिखा हुआ है स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स, शॉर्ट में कह सकते हैं SEEI, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी। ध्यान रखिएगा, प्रश्न में जरूर पूछा जाएगा, ये मिस नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका परीक्षा में कोई भी एग्जाम हो पूछा अवश्य जाएगा। तो इसका जो जवाब होगा ना, 5 राज्य हैं जो एकदम बिल्कुल फ्रंट रनर है, और पांचों के पांचों, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, केरल और कर्नाटक हो या राजस्थान, इसका सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी राज्य क्या है, फ्रंट रनर है ना, ये याद रखिएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि यह हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है, आर.के. सिंह है ना, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। उन्होंने इसको जारी किया है ना, और इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया है BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह सूचकांक, कुछ महत्वपूर्ण बातें इसके लिखें, यह सूचकांक ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसको बोलते हैं BEE। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते होंगे, उस पर लेबल होता है BEE लेबल है ना, के द्वारा तैयार किया गया है, ये बात याद रखिएगा, यह तैयार किया गया है, जारी किया इसको ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह। ये बात भी यहां याद रख लीजिएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने जारी किया, ये बात भी याद रखने हैं। आर.के. सिंह ने जारी किया, हमारे ऊर्जा मंत्री हैं। और इसमें ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 3 श्रेणियां हैं है ना, तीनों में फ्रंट रनर जो है वो शीर्ष पर होते हैं। अब इसमें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को लिया गया है, तो टोटल सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों एवं यूनियन टेरिटरीज को लिया गया है। यह बात ध्यान रखेंगे, लिया गया है, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें लिया गया है। तो पहला जो फ्रंट रनर है ना, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और राजस्थान, ये 5 राज्य फ्रंट रनर हैं और इनका स्कोर 60 से ऊपर है। 60 से ऊपर जिनका स्कोर होता है उसको फ्रंट रनर कहते हैं। 60 से अधिक स्कोर वाले राज्यों को, 60 से अधिक स्कोर वाले राज्यों को फ्रंट रनर बोलते हैं, फ्रंट रनर कहा जाता है, फ्रंट रनर कहते हैं। तो इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और राजस्थान, अर्थात ये सभी आएंगे, आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखें 50 और 60 के बीच में अचीवर श्रेणी में, अचीवर में कौन आएंगे, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में जो होता है
वो अचीवर श्रेणी होता है। पचास से 60 के बीच अंक वाले जो हैं ये बोले जाते हैं अचीवर, इसको अचीवर कहते हैं। और अचीवर में कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, असम, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, असम और महाराष्ट्र। एक और राज्य आ जाएगा महाराष्ट्र। ये चार जो है फ्रंट रनर उसमें अचीवर में आएंगे, चार 50-60 के स्कोर के बीच में। और इसके नीचे के जो होते हैं उनको बोला जाता है कंटेंडर श्रेणी, जिसमें आएगा चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। ये कंटेंडर श्रेणी में आएंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो सबसे बेहतर राज्य हैं जिन्होंने अपने स्कोर में 45.5 की वृद्धि की है। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम ने भी इसमें काफी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है ना, ये ध्यान रखिएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसकी स्थापना हम कहते हैं ना, ये बीईई महत्वपूर्ण संस्था है और ये सभी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सामान होते हैं, वस्तुएं होती है, उसको क्या करता है, एनर्जी इफिशियंसी की वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा इसका लेवल देता है, जिस पर स्टार लगाए जाते हैं। जिस पर ज्यादा स्टार होगा वो कम एनर्जी लेगा और बेहतर उसकी दक्षता होगी। तो बीईई की स्थापना हुई थी, बीईई की स्थापना हुई थी 2002 में। बीईई की स्थापना हुई 2002 में, याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में 1 मार्च को, ये याद रखेंगे। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा और बेहतरीन तरीके से आप इन सारी चीजों को लिख लीजिएगा जो आपका परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला, एशियाई गिद्ध के लिए, हमारे वहां गिद्धों के संरक्षण के लिए और भी कई क्षेत्र हैं। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? पहले से ही नोटिफाई है, पहले से संरक्षण के लिए था, प्रजनन के लिए भी बड़े लेवल पर कर दिया गया है। एशियाई गिद्धों के लिए ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। यह महाराजगंज गोरखपुर कुशीनगर के साथ लगा हुआ एक जिला है और गंडक नदी के किनारे है। इसी के बाउंड्री से होकर गंडक नदी बहती है। उसके पूरब में बिहार और उसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है ना। तो महाराजगंज जिसके गोरखपुर और कुशीनगर के साथ लगा हुआ जिला है, तो एशियाई गिद्धों का दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बल्चर के लिए वहां पर एक प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से निर्मित और डिजाइन किया गया है। दुनिया का पहला केंद्र बन गया है। इसका लक्ष्य 15 साल की परियोजना में कम से कम 40 गिद्धों का प्रजनन करना है। जेसीबीसी का लक्ष्य क्या है? 15 साल में 15 साल में 45 प्लस गिद्धों का क्या करना है? इसमें 15 साल की परियोजना में 40 गिद्धों का प्रजनन करना है। 40 गिद्धों का प्रजनन करना है। प्रजनन करना है। अगर देखा जाए इन गिद्धों के बारे में तो पिंजौर हरियाणा में भी इनके संरक्षण के लिए एक केंद्र बनाया गया है, ये भी हो जाएगा। भोपाल में भी बनाया गया है एक प्रजनन केंद्र के लिए, गुवाहाटी में भी बनाया गया है और हैदराबाद में भी बनाया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा, हैदराबाद तेलंगाना में है। तो ये चूंकि महाराजगंज एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन दोनों है, जबकि ये क्या है? इस संरक्षण के लिए पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ये गिद्धों के प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। याद रखिएगा, ये 1 गोरखपुर वन मंडल में 1.5 हेक्टेयर में फैला यह एक अत्याधुनिक केंद्र है जिसकी लागत लगभग 15 करोड़ रुपए है। एशियाई गिद्ध क्या होता है? रेड हेडेड वल्चर, जिसे एशियाई राजा गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से उत्तरी भारत में स्थानीय रूप से पाए जाते हैं।
2004 में प्रजातियों को आईयूसीएन द्वारा निकट संकटग्रस्त के रूप में 2007 में से आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 2007 में ये जो एशियाई गिद्ध हैं 2007 में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में शामिल हो गए हैं, रेड लिस्ट में शामिल किए गए, मतलब अति संकटग्रस्त सूची में शामिल हुए हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। हाल ही में डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? देखो, डोगरी भाषा कहां बोली जाती है? जम्मू कश्मीर बोली जाती है, उसकी राज्य की भाषा भी घोषित हुई है। तो डोगरा संस्कृति है ना, और उनकी विरासत पर 3 दिनों की एक बैसाखी महोत्सव, बैसाखी सुन के पंजाब नहीं ले जाना है, ये बैसाखी महोत्सव का आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी जम्मू कश्मीर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर में डोगरा संस्कृति का विरासत 3 दिवसीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। या पर्यटन निदेशालय द्वारा केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में पर्यटन निदेशालय डोगरा संस्कृति और विरासत पर 13 से 15 तक 3 दिवस का जो महोत्सव आयोजित किया जाएगा, है ना। यह 13 से 15 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा, आयोजित किया जाएगा डोगरी संस्कृति पर, याद रखेंगे। 3 दिनों का एक कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जाएगा। 13 अप्रैल को जम्मू में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर से मुबारक मंडी परिसर तक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 14 अप्रैल को महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू कश्मीर में है, वहां एक पतंगबाजी महोत्सव भी मनाया जाएगा। ये सब कुछ वहां पे होगा, और ये सारी, इस पर बहुत ज्यादा सजावटी द्वार, शहर, रोशनी, रथ यात्रा, लाइव पेंटिंग, बाजार, डोगरा लोक कथा, इस पर जो है प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। याद रखिएगा, डोगरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। डोगरी भाषा कब शामिल किया गया था? तो डोगरी भाषा को 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। और कौन सी अनुसूची में? तो ध्यान रखिएगा, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या जो है वो है 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में शामिल हुआ है, और अंतिम संशोधन 8वीं अनुसूची में ये 92वां संशोधन है 2003 में। तो ये बात याद रखिएगा, डोगरी संस्कृति पर एक विरासत, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भरोसा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बिल्कुल डायरेक्ट आने वाला प्रश्न है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया है भरोसा ऐप, किसने लॉन्च किया, है ना। तो ये हो जाएगा उत्तर, इसका हो जाएगा हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। द्रौपदी मुर्मू, भरोसा ऐप। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा नामक ऐप लॉन्च किया है, या किसके लिए हुआ है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हुआ है। तो इस तरीके से बदल के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह कैसे जारी किया गया और किसने किया है। महिला सुरक्षा के लिए भरोसा ऐप लॉन्च किया, जिसे गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डेवलप किया। इसको किसने डेवलप किया? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है, इसको गुवाहाटी हाईकोर्ट ने डेवलप किया है। एक प्रश्न ये भी बन जाएगा, किसने डेवलप किया? हाईकोर्ट ने डेवलप किया, मतलब विकसित किया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने विकसित किया है। यह अपने आप में प्रश्न है कि किस हाई कोर्ट के द्वारा विकसित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। संकट की स्थिति में महिलाएं इस ऐप को जियो लोकेशन के साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबरों द्वारा SOS मैसेज भेज सकती हैं और फोन से कॉल कर सकती हैं। इमरजेंसी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की अनिवार्य नहीं होगा। किसी भी इमरजेंसी सेवा के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना इंटरनेट के भी मैसेज कर सकती हैं और कांटेक्ट कर सकती हैं इस ऐप के थ्रू संकट की स्थिति में।
ऐप की मुख्य विशेषता यह है कि एक मदद मांगने वाली महिलाओं के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर है। इसमें 181 हेल्पलाइन नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर भी है, जिस पर ये कॉल करके या मैसेज करके हेल्प मांग सकती हैं। याद रखिएगा, हेल्पलाइन सुनिश्चित करेगी कि संकट में फंसी महिलाएं तुरंत अधिकारियों तक पहुंच सकें। भरोसा मोबाइल ऐप लॉन्च गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह का एक हिस्सा था, जहां पर 5 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय इतिहास और विरासत पुस्तक के असमिया संस्करण का भी विमोचन किया। ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय इतिहास और विरासत एक पुस्तक भी लॉन्च किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ये पुस्तक है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, है ना, इतिहास और विरासत, इतिहास और विरासत, है ना। ये पुस्तक का नाम है, यहां से यहां तक पुस्तक को असम के सीएम ने लॉन्च किया, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया। याद रखिएगा, ये किताब भी पूछा जा सकता है। स्मारक डाक टिकट भी इसके रूप में जारी किया, क्योंकि गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने असम के लिए ऑनलाइन ई सेवा केंद्र, एकीकृत CIS और ई जेल अनुप्रयोगों पर 2 ऐप भी जारी किया। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भरोसा ऐप जरूर पूछा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ध्यान रखेंगे, इस तरीके के दिवस पूछे जा रहे हैं, आजकल परीक्षाओं में ट्रेंडिंग में रह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, है ना। याद रखिएगा, 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 2023 मनाया गया है। भारत मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और देश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाता है। इस अभियान की शुरुआत व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा किया गया था। व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, इसकी शुरुआत व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा किया गया था, इंडिया द्वारा किया गया था, है ना। ध्यान रखिएगा, इसको किसने शुरू किया था? व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। भारत में दुनिया में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर है। दुनिया में सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर कहां है? भारत में ही है। सबसे ज्यादा महिलाएं जो है ना, बच्चे के जन्म के समय मौत का शिकार हो जाती हैं। इसका उद्देश्य गर्भावस्था और प्रसव के दौरान किसी महिला की मौत ना हो, इसलिए यह दिवस जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अधिकतर महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था और प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान कई जटिलताओं के कारण हो जाता है ना। तो याद रखिएगा, 11 अप्रैल को सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग ने किन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बर्खास्त कर दिया, है ना। किन किन पार्टियों को बर्खास्त कर दिया निर्वाचन आयोग ने? ध्यान रखेंगे, किन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल लेवल के पार्टी के दर्जे से बर्खास्त कर दिया। तो पहले से तो BSP को किया हुआ था, अब 3 पार्टियों को और कर दिया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा D, उपर्युक्त सभी, अर्थात तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को भी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को भी हटा दिया और राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी को भी हटा, तीनों पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया। इससे पहले BSP मतलब बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती की पार्टी है, को भी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया था। राष्ट्रीय पार्टी क्या कर दिया? इसको पुनः शामिल कर लिया क्या? राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से हटा दिया था, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनका वोट प्रतिशत काफी कम हुआ है ना। निर्वाचन आयोग ने किन पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से तीनों को हटा दिया। आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया, आप
आप मतलब AAP आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने से पार्टियां 9 हो गई थी, अब जिनमें से 3 निकल गई और ये भी 4। कुल राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या अभी, जब ये करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं आप 11 तारीख को, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हो गई है 5। भारत में राष्ट्रीय पार्टियां हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा आप लोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, याद रखिएगा। इसके अलावा अरुण कुमार गोयल और अनूप चंद्र पांडे 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी, 2 निर्वाचन आयुक्त भी हैं। मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना सऊदी अरब निवेश करेगा, किस देश की परियोजना है? ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट परीक्षा में आएगा ये, कोई डाउट नहीं है कि ना आए। क्यों? क्योंकि पहली बार वो देश एक परियोजना शुरू किया, आज तक अपने आजादी के बाद से अब तक एक भी परियोजना नहीं बना पाया है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो मोहबंद बहुउद्देशीय बांध परियोजना है ना, मोहबंद बहुउद्देशीय बांध परियोजना, यह है पाकिस्तान की। इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान की परियोजना है, ये बन नहीं पा रहा है, तो इसमें क्या करेगा? अब सऊदी अरब इसमें निवेश करेगा, पैसे लगाएगा, सहयोग कर रहा है। सऊदी अरब सहयोग करेगा, सहयोग करेगा कि क्या हो, यह परियोजना पूरी हो जाए। यह पाकिस्तान की एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए होता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है? जिसमें बहुत सारे उद्देश्य हों। बहुत सारे उद्देश्य का मतलब क्या है? पेयजल की भी, सिंचाई के लिए भी पानी, बिजली उत्पादन के लिए भी, इस तरीके की बहुत सारी चीज, उसी बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। भारत में बहुउद्देशीय परियोजना बहुत पहले चल रहा है। 1948 में ही DVC बन गया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बन गया था, जो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पे बनाया गया, और अमेरिका की एक टेनेसी घाटी परियोजना को ध्यान में कर उसी के तर्ज पर भारत में DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन अर्थात दामोदर घाटी परियोजना शुरू किया गया था 1948 में ही। हम आजादी के अगले वर्ष ही शुरू करें, जबकि ये नहीं शुरू पाए। भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को मंदिर की संज्ञा किसने दी? बहुत बड़ा प्रश्न है, ये ध्यान रखेंगे। भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाओं को मंदिर की संज्ञा, मंदिर की संज्ञा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के भारत के मंदिर की संज्ञा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो है ये पाकिस्तान की परियोजना, याद रखिएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसके प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, है ना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मास्टर किसके खिलाफ चलाया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। वेरी सारे प्रश्न एकदम चुनिंदा होते हैं हमारे, इसको देखिए, और हर प्रश्न ये परीक्षा में आने की 100% संभावना होती है। ऑपरेशन कुकी मास्टर, ध्यान रखना, ऑपरेशन कुकी मास्टर किसके खिलाफ चलाया है? किसने? अंतरराष्ट्रीय पुलिस ने। लगभग 18 से अधिक देशों की पुलिस खुफिया एजेंसी ने यह किया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी और अमेरिका की FBI, ये मिलकर, अन्य देशों के साथ मिलकर उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कुकी मास्टर। क्यों? साइबर अपराधों को कम करने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा B, साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, साइबर अपराधों के, है ना, लिए यह किया गया है। साइबर अपराधों को कम करने के लिए किया गया है, यह बात याद रखिएगा।
ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी एनसीए है ना, एनसीए साइबर अपराधी चोरी की पहचान और पासवर्ड इन सबको रोकने के लिए यह शुरू किया है। इसके साथ ही इसमें अमेरिका के एफबीआई को भी शामिल किया गया है, अमेरिका की एफबीआई को भी शामिल किया गया। ऑपरेशन कुकी मास्टर, ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा है कि 17 देश ऑपरेशन में शामिल थे, जिनका नेतृत्व एफबीआई और डच नेशनल पुलिस ने किया। 17 देश शामिल इस ऑपरेशन में। कितने देश? 17 देश शामिल हैं। एफबीआई और डच नेशनल पुलिस, डच नेशनल पुलिस ने नेतृत्व किया। इन्हीं के नेतृत्व में यह हुआ, नेतृत्व किया। तो ये वाले प्रश्न बने, कितने देश शामिल थे, किसने इसका नेतृत्व किया, है ना। इन्होंने मिलकर साइबर अपराध को रोकने के लिए दुनिया में एक तरीके से या क्या किया है, जगह जगह एक तरीके से छापेमारी की है ना, इंटरनेशनल छापेमारी। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कुकी मास्टर साइबर अपराधों को रोकने के लिए चलाया गया है अंतरराष्ट्रीय पुलिस के द्वारा। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम, पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान जो बनाई गई हैं, सुषमा पटेल मध्य प्रदेश की हैं, मध्य प्रदेश की हैं, सुषमा पटेल मध्य प्रदेश की हैं। और गंगवा नीलप्पा ये जो है उप कप्तान है, उप कप्तान है और कर्नाटक की हैं, कर्नाटक की हैं, याद रखिएगा। तो उप कप्तान गंगवा नीलप्पा और कप्तान सुषमा पटेल को बनाया गया है। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम जो गठित की गई है, इनकी घोषणा की गई है और इसमें जो है कप्तान सुषमा पटेल को बनाया गया। द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, सीएबीआई ने भारत की पहली, किसने किया है? द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, द क्रिकेट एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इंडिया ने क्रिकेट टीम की घोषणा की, क्रिकेट टीम की घोषणा की, क्रिकेट टीम की घोषणा की है, याद रखिएगा। द क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड इंडिया ने इस क्रिकेट टीम की घोषणा की है, जिसकी कप्तान है सुषमा पटेल। सत्रह सदस्यीय टीम घोषित की गई, T20 द्विपक्षीय श्रृंखला में प्रतिस्पर्धा करेगी। 25 से 30 अप्रैल तक नेपाल में इनका टूर्नामेंट होगा T20। और यह टीम क्या खेलेगी? T20 क्रिकेट 25 से 30 अप्रैल तक नेपाल के साथ खेलेगी, नेपाल के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला भी खेलेगी, ये याद रखिएगा। इसीलिए घोषणा हुआ है। और नेत्रहीन महिला क्रिकेट जो है 17 सदस्यों वाली टीम घोषित की गई है, 17 सदस्यों वाली महिला टीम घोषित की गई है, महिला टीम घोषित की गई है। इनका मैच होने वाला है नेपाल से 25 से 30 अप्रैल के बीच, इसी के लिए घोषित किया गया है। द्विपक्षीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए मध्य प्रदेश की सुषमा पटेल को कप्तान और कर्नाटक की गंगवा नीलप्पा हरिजन को उप कप्तान नियुक्त किया गया है। 17 सदस्यीय टीम 17 अप्रैल 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक गुरुग्राम में क्या करेगी? प्रैक्टिस करेगी। शारदा स्पोर्ट्स क्यूब फाउंडेशन में एक कोचिंग लेगी। टीम कौन है? B1 सुषमा पटेल, के संध्या, वर्षा, पद्मिनी टुडू, सीमू दास, प्रिया, बी रवानी। बी श्रेणी में है गंगवा नीलप्पा हरिजन, संड्रा डेविस, बसंती हंसदा, प्रीति वेन, प्रीति प्रसाद। और B3 श्रेणी से फूला सरीन, गंगा कदम, दीपिका टीसी, झिली बिरुआ और M सत्यवती, ये टीम में सभी सदस्य हैं। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी
नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, है ना, ये डिपॉजिटरी होगा, यहां पे आप लोग सुधारेंगे डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफपीआई प्रवाह किन देश से हुआ है? एफपीआई प्रवाह, है ना। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी ने एक रिपोर्ट जारी की है कि वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट में भारत में सबसे ज्यादा एफबीआई प्रवाह किन देश से हुआ है ना, भारत में। तो इसका जो सही जवाब होगा, सबसे ज्यादा एफबीआई जो है, इसका सही जवाब होगा अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग से। अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग से सबसे ज्यादा एफबीआई भारत में आया है। यह बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एफबीआई भारत में आया है। ओवरऑल में यूएस, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, चौथे नंबर पर मॉरिशस, पांचवें नंबर पर यूके। अगर हम देखें ये तीन हो गया, अमेरिका सबसे ज्यादा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना, 3 सबसे ज्यादा है। इसके बाद हो जाएगा यहां पर चौथे नंबर पर हो जाएगा मॉरिशस, पांचवें पर यूके, चौथा जो हो जाएगा मॉरिशस और पांचवा पर यूके, यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। तो 5 सबसे ज्यादा एफबीआई प्रवाह वाले भारत में है। छठे पर आयरलैंड, सातवें पर कनाडा, आठवें पर नॉर्वे। सर्वाधिक एफबीआई अमेरिका, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, मॉरिशस और ब्रिटेन से आया है। मॉरिशस से विदेशी पूंजी प्रवाह में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। सबसे ज्यादा गिरावट मॉरिशस से आई है। विदेशी पूंजी जो भारत में आ रहा था उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है मॉरिशस से। नॉर्वे और सिंगापुर ने क्रमशः, नॉर्वे से 13% और 5% वृद्धि सिंगापुर से हुई है। एफपीआई का पूरा नाम क्या होता है? एफपीआई का पूरा नाम, एफपीआई इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। विदेशों से जो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो निवेश होता है उसका है। इसको एफडीआई ने कहिएगा। विभिन्न क्षेत्रों में जो निवेश होता है उसको बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग से हुआ है, चौथे पर मॉरिशस, पांचवें पर। सबसे ज्यादा इस निवेश में कमी आई है मॉरिशस से। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी की स्थापना जो हुई थी अगस्त 1996 में स्थापित की, दुनिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी में से एक है। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1996 में हुई थी इसकी स्थापना, जो इस तरीके की रिपोर्ट जारी करती है। चलिए आज के लिए इतना ही, कर फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर अवश्य करिए। जय हिंद, जय भारत।